राधे राधे बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो देखो, ये वाले जो कंसेप्ट पे हर सवाल पूछा गया है, मतलब पिछले 10-12 साल से मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ कि लैंग्वेज कर करके लैंग्वेज चेंज करके अलग अलग तरह से सवाल पूछा जाता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे एक सवाल जरूर मिलता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। जैसे मैं अगर हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो C5H12 पे आप देखेंगे कि हर साल वो अलग अलग तरह से सवाल पूछता है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सिंपली मान लो कि कोई भी हमारे पास एल्केन है, ये क्या हो गया, एल्केन। और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किसी भी हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ। तो हेलोजन मॉलिक्यूल की रिएक्शन जो होगी वो एच न्यू की प्रेजेंस में होगी, यानी रेडिएशन की प्रेजेंस में इरेडिएट करा रहे हैं हम किसी भी एल्केन को। अब मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, तो क्या बनाएगा ये, आर एक्स प्लस एच एक्स। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन जो होगा बेसिकली वो हर जगह पर होगा। तो ये देख लें हम अगेन, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपली क्या है कि फर्स्ट स्टेप इज द मैकेनिज्म में देखें तो फर्स्ट स्टेप इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ कि जो बॉन्ड है, यानी H2 का बॉन्ड इज द वीकर। दो हेलोजन्स के दो हेलोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो वीकर है एज कंपेयर टू CH बॉन्ड। तो ये हमारे पास दो हेलोजन एटम हो गए, प्लस ये H न्यू हो गया, यानी कि फोटोन आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा कि इसको वो यहाँ से क्लीव कर देगा। और कैसा क्लीवेज होगा यहाँ पर, होमोलिटिक होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक इसके पास आ जाएगा और एक इसके पास आ जाएगा। तो जो मिला हमको वो क्या, दो फ्री रेडिकल एक्स डॉट। ठीक है ना, दो फ्री रेडिकल मिले हमें। अब आप देखो आगे नेक्स्ट स्टेप, जो सेकंड स्टेप्स होगा, यानी कि जो सेकंड कैटेगरी के स्टेप होंगे उनको कहेंगे हम क्या, चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स। चेन प्रोपेगेशन चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो अगर इनको पहचानना हो, इस तरह से पहचानेंगे कि पहला स्टेप हमेशा क्या रहेगा, यानी जो चेन इनिशिएशन स्टेप्स जो रहेंगे उनमें ऑलवेज क्या रहेगा कि राइट हैंड साइड पर फ्री रेडिकल रहेंगे। और चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स में क्या रहेगा, ऑलवेज दोनों साइड पर फ्री रेडिकल रहेंगे। तो जैसे ये हमारे पास RH प्लस एक्स डॉट, तो ये यहाँ से H को बाहर करेगा, ये R डॉट प्लस HX ये बाहर हो गया। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दोनों साइड में यहाँ पे फ्री रेडिकल है। चेन स्टेप्स में क्या होगा, चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स में क्या होगा, ऑलवेज दोनों साइड पे फ्री रेडिकल, यानी यहाँ एक्स डॉट है, यहाँ पे आर डॉट, अगेन आर डॉट प्लस एक्स, टू मॉलिक्यूल। ये जो रेडिएशन दे रहे हैं हम वो जस्ट स्पार्क कर रहे हैं रिएक्शन, मतलब थोड़ा सा स्पार्क दिया रेडिएशन का, उसके बाद रिएक्शन खुद से ही होती चली जाती है। जैसे मान लो कि LPG सिलेंडर में गैस को यूज कर रहे हैं तो हम गैस को जस्ट थोड़ा सा क्या करते हैं कि इग्नाइट करते हैं, उसके बाद रिएक्शन खुद से होती रहती है। सिमिलर थिंग इज हियर, प्लस एक्स, ये डॉट यहाँ पे ये जनरेट हो गया। तो ये दोनों स्टेप क्या है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स है, क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल, यहाँ पे एक्स डॉट है, यहाँ आर डॉट। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आर डॉट है और राइट हैंड साइड पर एक्स डॉट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आफ्टर दिस जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप विल बी क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप्स।
अब इन वाले स्टेप्स में क्या होगा देखो कि दो फ्री रेडिकल, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही फ्री रेडिकल रहेगा। तो आर डॉट प्लस एक्स डॉट ये क्या बना देगा, आर एक्स। सिमिलरली आर डॉट प्लस आर डॉट भी रिएक्ट कर सकते हैं, ये क्या बना देगा, आर आर। अगर मान लो कि हमारे पास में मान लो दो या दो से ज्यादा कार्बन वाला फ्री रेडिकल है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 डॉट प्लस, ये हेड ऑन कोलिजन से हो रहा है, आर डॉट जो रिएक्ट कर रहा है वो हेड ऑन कोलिजन। और जो यहाँ पर रिएक्शन होगी, थोड़ा और इसको दूर लिख लेता हूँ, जो यहाँ पर रिएक्शन होगी, यानी कि मैंने ये क्या लिया था, CH3 CH2 डॉट प्लस HCH2 डॉट। तो ये जो होगा वो हेड टू टेल कोलिजन, इसको क्या बोलेंगे हम, हेड टू टेल कोलिजन। तो ये यहाँ से H को बाहर करेगा, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू CH3 प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है, डॉट जनरेट होगा, CH2 डॉट फ्री रेडिकल। तो ये वाला फ्री रेडिकल आपस में मिलके क्या बना लेंगे, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है ना। तो दैट दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म फॉर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आपको एक सवाल मिलेगा ही, मतलब हर पेपर में नहीं कह सकते। अगर 12 पेपर है तो 12 में से 6 पेपर में मिनिमम एक एक सवाल मिलना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे, ये तो मैंने मैकेनिज्म बता दिया सिंपल। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल ट्रिकी रहता है। ठीक है ना। तो जैसे लास्ट ईयर का सवाल है, ये एग्जाम्पल में ले लिया हमने, ये JEE 2023 का 2023 का सवाल। ठीक है ना। अब वो चेक कर लेना आप, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर कौन से वाले पेपर का है वो नहीं देखा है। तो यहाँ पर ये देख लें हम, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमीनेटेड प्रोडक्ट obtained by C5H12। अब ये इंटीजर टाइप का सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर्स को एक्सक्लूड करा रहा है। ठीक है ना। तो सिंपली 5 कार्बन में जो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, अलग अलग, हम इसमें ब्रांचिंग करने के बाद देखें तो वो 8 तरह के आते हैं। यानी कि टोटल जो बनेंगे मोनोब्रोमिनेशन पे या मोनोक्लोरिनेशन पे या कोई डिफरेंट और सब्स्टिट्यूएंट लगाना चाहते हैं, जैसे OH आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है, उस वाले केस में कितने आएंगे, टोटल 5 आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो कि फर्स्ट वन है हमारे पास में ये 5 कार्बन का। अब 5 कार्बन में ये 1 2 3, पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया तो ये एक आइसोमर, दूसरा क्या हो जाएगा, अब दूसरे कार्बन पे लगा दें, ये कायरल सेंटर जनरेट हुआ, लेकिन वो पहले ही बोल दिया है कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है ना। और तीसरे वाला वो थर्ड कार्बन पे लगा दिया, तो 3 आइसोमर हमें मिलेंगे, 3 मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, किससे, स्टेट चेन से, यानी एन पेंटिंग से। अब देखो इसमें ब्रांचिंग कर दे, अगर हम ब्रांचिंग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये तो थर्ड वाला था,
अब फोर्थ वाला हमको ब्रांचिंग से मिलेगा, ये 4 कार्बन का, तो एक केस में बी आर यहाँ आ जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आर इस वाले कार्बन पे आ गया, छठवां क्या हो जाएगा, बी आर इस वाले कार्बन पे आ गया, ठीक है ना, और सातवां क्या हो जाएगा कि बी आर इस पर या इस पर, दोनों में एक ही बात है, दोनों आइडेंटिकल है ये, बी आर बी आर। तो हमको यहाँ पर टोटल कितने मिले, 7 कार्बन अप टू दिस पॉइंट। अब देखो कि हमने एक कार्बन ब्रांचिंग में ले लिया, तो ब्रांचिंग वाले से कितने मिल रहे हैं हमको, 2 और 2 4, यानी आइसोपेंटेन पर ही कई बार सवाल पूछा है। आप पीवाई क्यू में देख सकते हैं कि एक बार सवाल पूछा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑब्टेन बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन से टोटल कितने मिल रहे हैं, देखो 1 2 3 4, चार तो क्या मिल रहा है हमको, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है ना, चार, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की पूछ रहा है तो 4 मिल रहा है हमको। अगर वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर वो वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमको स्टीरियो आइसोमर्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे। इसी वाले सवाल में मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो टोटल में एक तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या है, एक कायरल सेंटर, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसके आने से यहाँ पर ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया, यानी कि दो में ये एग्जिस्ट करेगा और दो में ये एग्जिस्ट करेगा, टोटल हो जाएंगे ये स्टीरियो आइसोमर। जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4, और दो हो गए ये कौन से वाले, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो टोटल आइसोमर मिलेंगे हमें 6, ठीक है ना। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करेगा तो आइसोपेंटेन की बात कर रहा हूँ, आइसोपेंटेन से मिलेंगे 6, ठीक है ना। एक बार उसने सवाल पूछा कि जो आइसोमर मिल रहे हैं हमको आइसोपेंटेन से, अब उनको सेपरेट किया जा रहा है भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कितने फ्रैक्शंस बनेंगे, तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा, ये जो दो आइसोमर होंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा, ये जो दो आइसोमर मिलेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। तो टोटल कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे, 4 फ्रैक्शंस मिलेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि आठवां क्या हो जाएगा, कि फर्दर इसमें हमने ब्रांचिंग कर दी, यानी कि ये क्या ले लिया हमने, नियोपेंटेन ले लिया। तो नियोपेंटेन में अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि बी आर यहाँ पर आ जाए, तो ये लास्ट ये वाले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है ना। और इसमें पूछता है मान लो कि एन पेंटेन में टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे, तो एक ये और दो ये हो जाएंगे, और ये कायरल सेंटर है नहीं, तो दो और एक 3 और एक ये 4 आइसोमर, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर हुई सबको। अब देखो ये वाला सवाल तो एक अलग हो गया, और किस तरह से सवाल पूछ सकता है, और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी में, कि मान लो कि ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोनो क्लोरीनेशन टेक आइसोमर मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट में ले लें यहाँ पर, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑब्टेन, प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय अ कंपाउंड C8H18 इज 1, इससे हमको एक ही आइसोमर मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसका क्या है कि 4 ऑप्शन में आपको आईयूपीएसी नेम पूछ सकता है, कि व्हाट विल बी द आईयूपीएसी नेम, व्हाट विल बी द आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड,
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें हम कि देखो इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ एक ही आइसोमर मिल रहा है, मतलब एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन है, जो एल्केन है, उसके अंदर कितने उसके अंदर कितने तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं? सिर्फ एक तरह के। और एक तरह के कौन से होंगे? तो सॉल्यूशन में देख लें कि ओनली 1 डिग्री एच एटम्स रहेंगे उसके अंदर, और इनकी वैल्यू कितनी रहेगी? 80। ठीक है ना। 18 रहेगी इनकी वैल्यू टोटल। यानी कि ये सारे हाइड्रोजन एटम्स कैसे हैं? वो आइडेंटिकल है। अगर 1 डिग्री एच एटम 18 है, तो 1 डिग्री सी एटम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? कि 1 डिग्री सी एटम्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? मिथाइल कार्बन। और उस पर कितने हाइड्रोजन अटैच रहते हैं? 3 हाइड्रोजन। तो ये वैल्यू आ जाएगी आप 18/3, यानी कि 6। ठीक है ना। 6 कार्बन एटम्स कैसे हैं? 1 डिग्री में। अब हमारे पास है टोटल कितने कार्बन एटम? 8 कार्बन है। 8 में से 6 1 डिग्री हो गए, तो कितने बच्चे अब? 2 कार्बन। मतलब कितने बच्चे कार्बन? 2 कार्बन बच्चे। तो जो दोनों कार्बन होंगे वो कैसे होंगे? 4 डिग्री का वो कैसे हो जाएंगे? 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है ना। तो 4 डिग्री के लिए क्या करेंगे कि ये हमारे पास 2 कार्बन हो गए। अब इनकी 3 वैलेंसीज, हर कार्बन की 3 वैलेंसी किससे अटैच रहेगी? CH3। तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3, CH3 एंड CH3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर देख लो कि ये वाला फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 2,2, 3,3, 2,2, 3,3 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल। और क्या है ये? ब्यूटेन। दिस इज द आंसर। तो ऐसे वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल जन अभी तक नहीं पूछा है, मतलब ये तो मैंने बहुत लेंथी कर दिया है। पर वो क्या है, अगर स्ट्रक्चर दे देता है तो आप आसानी से बता सकते हो। उसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स और टोटल नंबर ऑफ, और मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछ सकता है, या टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पूछ सकता है, या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ सकता है। तो तीनों बातों में अलग अलग अंतर है। जैसे हमने यहाँ पर C5H12 का केस देखा। ठीक है। इसी तरह से मान लो और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि फॉर एग्जाम्पल कि हमको आइसोहेक्सेन दिया हुआ है। आइसोहेक्सेन। तो आइसोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5 कार्बन और एक ये वाला मिथाइल यहाँ पर अटैच है। अब इसमें अगर वो पूछता है कि कितने आइसोमर मिलेंगे टोटल हमें, तो ये देख लो कि एक तो आइसोमर यहाँ आएगा। यानी कि मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर Br आ गया। अब ये वाला Br आने से ये वाला कायरल सेंटर जनरेट होगा, जो कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? एक Br यहाँ आ जाएगा। तीसरे वाला क्या हो जाएगा? कि ये वाला एक Br इसके पास आ गया। ठीक है ना। एंड द फोर्थ वन क्या हो गया? कि ये यहाँ पर आ गया, इससे अब अगले वाले कार्बन पर आया। एंड द फिफ्थ वन क्या हो जाएगा? कि एक Br। तो टोटल जो आइसोमर मिले हमें वो कितने मिले? टोटल आइसोमर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने मिले हमें? 5 मिले। ठीक है ना। अब वो इसमें पूछ सकता है कि कितने फ्रैक्शन बनेंगे अगर इनको सेपरेट किया जाए? तो ऑब्वियसली 5 फ्रैक्शन बनेंगे। अगर वो ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, तो देखो इसके यहाँ आने से ये वाला कार्बन कैसा हुआ? ये कायरल सेंटर, यानी कि 2 में ये एग्जिस्ट करेगा। कितने में एग्जिस्ट करेगा? 2 आइसोमर्स में। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ।
यहाँ पर ये वाला कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो ये भी कितने में एग्जिस्ट करेगा, 2 में एग्जिस्ट करेगा। इस वाले केस में यहाँ पर ये क्या हुआ, कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो ये भी कितने में एग्जिस्ट करेगा, 2 आइसोमर्स में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। अगर वो ये पूछ रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, 2 2 4 और 2 6। टोटल आइसोमर्स पूछता है तो कितने बन जाएंगे कि 2 3 2 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है ना, देख लो 2 तो में ये एग्जिस्ट करेगा, एक ये हो गया 3 2 5 और 2 7। टोटल आइसोमर्स की बात करता है तो वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की बात करता है तो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। या इनको सेपरेट करते हैं तो कितने फ्रैक्शन बनेंगे, हमारे पास टोटल, हमारे पास जो है बेसिकली टोटल कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे उतने ही क्या होंगे, उसके फ्रैक्शंस बनेंगे। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसको जब सेपरेट करेंगे, क्योंकि सब हर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह के सवाल वो पूछ सकता है। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।